हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी। हमने इससे पहले पढ़ लिया है कि डिस्प्यूट जो हैं वो क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनके रीजंस क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं। तो अभी हमने ये पढ़ना है कि इन डिस्प्यूट्स की अगर हमने सेटलमेंट करनी है तो इनको अल्टीमेटली सेटल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या मशीनरी जो है, क्या सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। इसमें अलग अलग जो हमारे पास मशीनरी के अंदर आते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास है कंसीलेशन। आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारे जो इसकी सेटलमेंट मशीनरी है इसको हमने वन बाय वन स्टडी करना है अलग अलग वीडियोस में। तो फर्स्ट जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ कंसीलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसीलेशन। कंसीलेशन होता क्या है? कंसीलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स आर ब्रॉट टुगेदर बिफोर अ थर्ड पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स with a view to persuade them to come to a mutually satisfying agreement। तो कंसीलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और साथ में एम्प्लॉयर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो साथ में सामने आ जाते हैं, और वो किसी थर्ड पर्सन के सामने आए हैं या किसी सिंगल पर्सन ना होके एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के सामने आते हैं, जहाँ पे उनका पर्पस है कि वो जो थर्ड पर्सन है या वो थर्ड ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो हैं वो उनकी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनका डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करवाए और उनको एक म्यूचुअली सेटिस्फाइंग एग्रीमेंट तक लेके जाए। देन कंसीलेटर ट्राइज टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन द पार्टीज। ऑब्वियसली जो थर्ड पर्सन है उसको हम कंसीलेटर कहते हैं। तो वो कंसीलेटर का यहाँ पे काम क्या है? वो दोनों पार्टीज के बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करता है, यानी कि तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, उनकी आपस में सहमति करवाने की कोशिश करता है। If he does not succeed, he tries to reduce the differences to the extent possible। अगर वो उनके डिस्प्यूट को पूरी तरह से सॉल्व नहीं भी कर पाता, उसको इस चीज़ में सफलता नहीं भी मिलती, इवन देन उसकी कोशिश ये होती है कि जो दोनों पार्टीज के आपस में डिफरेंसेस हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं या जहाँ उनकी असहमति है, तो उसको वो जितना हो सके उस हद तक उनको कम कर दे। डिफरेंसेस को रिड्यूस करना उसका ऑब्जेक्टिव होता है। ही परसुएड पार्टीज टू टेक अ फ्रेश लुक एट दी होल इशू। तो यहाँ पे जो कंसीलेटर है वो दोनों पार्टीज को परसुएड करता है ये चीज़ के लिए कि वो पूरे मुद्दे पे एक फ्रेश लुक दें, यानी कि वो जो भी उनका आपस में डिस्प्यूट था, जो भी प्रॉब्लम थी, उसको एक नए नज़रिए से देखें, दोबारा उसको देखें कि कहाँ पे उनको दोनों को आपस में प्रॉब्लम आ रही है एक दूसरे से। तो मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है या सॉर्ट ऑफ कुछ तो नहीं है, ताकि उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। He only gives possible lines of solution for consideration. He never tries to force the parties to accept his viewpoint. He never offer judgment on the issues। So जो कंसीलेटर है उसका काम ये है कि वो उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता है कि उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जा सके, लेकिन वो अपना जो भी सॉल्यूशन है या जो भी अपना जजमेंट दे रहा है वो दोनों पार्टीज के ऊपर फोर्स नहीं कर सकता, उनको कंपेल नहीं कर सकता कि जो मतलब मैंने डिसीजन दिया है एज अ कंसीलेटर आपको वो मानना ही पड़ेगा, ऐसे वो फोर्स नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने समझ के अकॉर्डिंग, अपनी टू द बेस्ट ऑफ हिज एक्सीलेंस, वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो भी उसके हिसाब से पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं सोल्यूशन के, वो उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है दोनों पार्टीज को। देन वी हैव टाइप्स ऑफ कंसीलेशन मशीनरी। तो कंसीलेशन मशीनरी कितने टाइप की होती है? दो टाइप है हमारे पास, एक है इनफॉर्मल, सेकंड वन इज फॉर्मल। सो जहाँ पे तो जो डिस्प्यूट है वो एड्रेस किया जाता है फ़ोन पे या ईमेल करके या रिटर्न फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं कि इनफॉर्मल कंसीलेशन हुआ है। जबकि अगर जो डिस्प्यूट है उसको दोनों पार्टीज जो हैं वो मिलकर डिस्कस करती हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं इन दी अटेंडेंस ऑफ कंसीलेटर, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल कंसीलेशन। देन इज कंसीलेशन मशीनरी इन इंडिया। इंडिया के अकॉर्डिंग जो ये कंसीलेशन का सिस्टम है वो किस तरह का होता है? इसमें सबसे पहले हमारे पास है कंसीलेशन ऑफिसर। जो कंसीलेशन ऑफिसर है वो कौन होता है? कंसीलेशन ऑफिसर जो है उसको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, और जो ऑफिसर्स होते हैं, जो कंसीलेशन ऑफिसर होता है उसको सिविल कोर्ट की जितनी भी पावर्स हैं वो मिल जाती हैं, वो सारी पावर्स को पावर्स को इंजॉय कर सकता है, और जो
भी जजमेंट वो देना चाह रहा है, जो भी उसको समझ में आया है, वो जजमेंट उसको कंसीलेशन का जो डिस्प्यूट उसको रेफर किया गया था उसके विद इन 14 डेज जो है वो उसको जजमेंट उसकी देगा कंसीलेशन ऑफिसर। देन वी हैव बोर्ड ऑफ कंसीलेशन। तो बोर्ड ऑफ कंसीलेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोर्ड ऑफ कंसीलेशन है वो कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं होता। तो इसकी बारी तब आती है, इस पे हम तब जाते हैं जब कंसीलेशन ऑफिसर जो है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व ना कर पाए। तो जो गवर्नमेंट है जो बोर्ड ऑफ कंसीलेशन है उसकी बारी आ जाती है, उसकी टर्न आ जाती है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो जो बोर्ड ऑफ कंसीलेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं होता, ये किसी स्पेसिफिक डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ही बनाया जाता है। सो ये एक जो एडहॉक लेवल पे होता है, बोर्ड ऑफ कंसीलेशन एडहॉक है, टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट बॉडी जस्ट लाइक कंसीलेशन ऑफिसर। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनमें एक हमारे पास होता है चेयरमैन और बाकी इसमें टू ऑफ फोर अदर मेंबर्स भी होते हैं विच आर नॉमिनेटेड इन इक्वल नंबर बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। एंड देन इसको भी जो अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट करवानी पड़ती है गवर्नमेंट को। जिस दिन इसको डिस्प्यूट रेफर किया गया इस बोर्ड को, उसके विद इन 2 मंथ्स जो है रिपोर्ट इसको सबमिट करवानी पड़ती है। एंड देन अल्टीमेटली वी हैव कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इसको बनाती है और इट इज़ मेयरली अ फैक्ट फाइंडिंग बॉडी, यानी कि इसको फॉर्म करने का पर्पस क्या है कि जो भी उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट से रिलेटेड फैक्ट्स हैं ये उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा, और इसको अपनी जो रिपोर्ट है वो विद इन 6 मंथ्स जो है वो सबमिट करवानी पड़ती है। तो इस तरह का जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाया जाता है वो एक सिंगल पर्सन का भी हो सकता है या उसमें एक से ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं, जितने वो डिपेंड्स के जो गवर्नमेंट है उसको क्या लगता है कि सिंगल पर्सन सफिशिएंट है या एक पूरा ग्रुप ऑफ पैनल होना चाहिए वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो कंसिस्ट कर रहे हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को, तो ऑब्वियसली उनमें से जो एक मेंबर होगा दैट विल बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन। देन वी हैव कंसीलेशन प्रोसीजर। तो कंसीलेशन प्रोसीजर में हमें बताया गया है कि जो इस तरह के मशीनरी के अंदर क्या स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंसमेंट ऑफ कंसीलेशन प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे जो कंसीलेशन प्रोसीडिंग है वो तभी शुरू होती है जब एक पार्टी पहले दूसरी पार्टी को कंसीलेशन के लिए रिटर्न में इन्विटेशन देती है और दूसरी पार्टी उस इन्विटेशन को रिटर्न में एक्सेप्ट भी कर ले। तो एक्सेप्ट कर लिया तो कंसीलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। अगर ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया है या विद इन द एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड जो कि इन्विटेशन में लिखा हो, या अगर सपोज के कोई टाइम नहीं लिखा हुआ तो विद इन 30 डेज अगर इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो ऑटोमेटिकली जो इन्विटेशन है उसको हम रिजेक्टेड ट्रीट करेंगे। देन सेकेंड इज सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट टू कंसीलेटर। तो जो कंसीलेटर है यहाँ पे वो जो पार्टीज हैं वो उनको रिटर्न में एक स्टेटमेंट सबमिट करवाने को बोल सकता है। ये जो स्टेटमेंट है इसमें पार्टीज जो है वो मेंशन करती हैं कि उनका जो भी डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट का जर्नल नेचर क्या है और क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या मुद्दे हैं इस डिस्प्यूट से रिलेटेड उनके। तो जो हर पार्टी है वो ये रिटर्न स्टेटमेंट रेडी करेगी और यहाँ पे जो कंसीलेटर है वो अगर चाहे तो कोई भी और इस तरह की एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रिटर्न में उनसे पार्टी से मंगवा सकता है जो उसको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है मेरे को और मुझे ये चाहिए, तो वो कंसीलेटर मंगवा सकता है। देन इज कंडक्ट ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स। सो जो कंसीलेटर है वो पार्टीज को यहाँ पे मतलब वो उसने बताया कि जो प्रोसीडिंग है उसको कैसे कंडक्ट करेगा। तो वो यहाँ पे जो पार्टीज हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता है। तो वो कम्युनिकेट ऑरल फॉर्म में भी कर सकता है, वो कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है, या वो पार्टीज को मिलने के लिए बुला भी सकता है। और अगर वो बुला ही रहा है तो ये भी कंसीलेटर की मर्जी है कि वो इंडिविजुअली उनको सेपरेटली मिलने के लिए बुलाए या वो उनको इकट्ठा मिलने के लिए एक ही बार में मतलब सेम टाइम पे दोनों पार्टीज को सामने बिठा के भी वो डिस्कशन कर सकता है।
तो यहाँ पे भी कंसीलेटर जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसको किस वे से चलना है। देन लास्ट वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। तो ये पॉइंट हमें बताता है कि जो पार्टीज़ हैं या जो कंसीलेटर हैं, अगर वो चाहे तो वो किसी भी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस जो है वो ले सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से या किसी भी पर्सन से, बट विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टीज, दूसरी पार्टीज की सहमति से। आप किसी तरह असिस्टेंस का मतलब कोई हेल्प चाहिए तो आप किसी इंस्टीट्यूशन की या किसी दूसरे पर्सन की अगर आप हेल्प लेना चाहो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। देन वी हैव पार्ट्स ऑफ कंसीलेशन मशीनरी। तो कंसीलेशन मशीनरी की मेन पार्ट्स क्या हैं? जो कंसीलेशन ऑफिसर है यहाँ पे, यहाँ हमारे पास जो बोर्ड ऑफ कंसीलेशन है, यहाँ हमने पढ़ा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, उनके पास कौन कौन सी पार्ट्स हैं? तो फर्स्ट पार्ट उनके पास है पावर टू एंटर प्रीमिसेस। तो जो कंसीलेशन ऑफिसर है, यहाँ जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, यहाँ जो हमारे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, वो उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट से को सॉल्व करने से रिलेटेड अगर ज़रूरत पड़े तो एक नोटिस देने के बाद उस प्रीमिसेस में एंटर कर सकता है जिससे रिलेटेड आपका डिस्प्यूट है। तो प्रीमिसेस में एंटर करने की पावर उनके पास है, वो प्रीमिसेस में जा सकते हैं। देन पावर ऑफ सिविल कोर्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि इनके पास सिविल कोर्ट की सारी पावर्स आ जाती हैं। जो सिविल कोर्ट की पास कौन सी हैं जो ये यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि किसी भी पर्सन को मिलने के लिए बुला सकते हैं और उनको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं, या किसी भी विटनेस की एग्जामिनेशन का भी ये ऑर्डर दे सकते हैं। देन वी हैव पावर टू कॉल फॉर एंड इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स। सो ये पॉइंट हमें बताता है कि जो कंसीलेशन मशीनरी के अंडर जो कंसीलेशन ऑफिसर्स हैं उनके पास ये भी पावर है कि वो किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट जो है वो मंगवा सकते हैं, उसको इंस्पेक्ट भी करवा सकते हैं, उसकी चेकिंग भी करवा सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये स्टेप ज़रूरी है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। देन लास्ट वी है पार्ट टू अपॉइंट असेसर्स। सो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के केस में अगर एक से अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को ऐसा लगता है तो वो एक या एक से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट कर सकती है एज असेसर्स, जो ऑब्वियसली असेसर्स यहाँ पे होंगे क्या, जिनको स्पेशल नॉलेज होगी उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड जिसको सॉल्व करने का काम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को दिया गया है। तो जो असेसर्स हैं वो यहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को उस मैटर से रिलेटेड जो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये है कंसीलेशन मशीनरी की पार्ट्स। तो ये हमारा कंसीलेशन का टॉपिक खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट वी विल इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द अनदर डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी। थैंक यू।